हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बिल्कुल दबा के मन लगा के करो भाई, ठीक है। आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो चलें, हम कहाँ पर थे? हम आई थिंक मेमोरी यूनिट के अंदर घुस गए थे, है ना। मेमोरी में घुस गए थे, सीपीयू के अंदर। अच्छा, सीपीयू कर रहे थे, मेमोरी में तो घुसे ही नहीं थे। चलो थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी अपनी आवाज़ बढ़ा लेना। लीड वगैरह लगा लो, एयरफोन वगैरह लगा लो कान में, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं भाई। मैंने जैसे आपको बता दिया था भाई, सीपीयू। सीपीयू के बारे में मैंने बताया, यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखो सीपीयू के मैंने आपको बताया देर आर थ्री कंपोनेंट्स। सबसे पहले सीयू, उसके बाद एएलयू, उसके बाद बता एमयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम क्या करेगा जी? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग का काम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग का काम। जितना भी समन्वय और नियंत्रण का काम होता है आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सीयू करने वाला है। दैट इज कंट्रोल यूनिट करने का काम, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका हो जाएगा? दैट इज सीयू कंट्रोल यूनिट का हो जाएगा भाई। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो भाई कौन सा डाटा आया है, वो डाटा किस प्रकार का है, उस डाटा का लॉजिकल डाटा है या फिर वो डाटा कैसा है, मैथमेटिकल है, वो सारा का सारा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सीयू करेगी। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं जो कौन कंट्रोल करता है? सीयू कंट्रोल करता है। और एक चीज़ और, इसी कारण हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये प्रश्न भी आता है बेसिक। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? हाँ जी, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? सीपीयू को कहते हैं। इसके बाद देखो एएलयू। हाँ, एक बार देखो ये अपना जो पीछे पेपर हुआ था एनटीपीसी वाला, उसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था भाई सीयू फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये काम क्या करेगा? उसके अंदर था कंट्रोल करने का काम, ऑप्शन में था कंट्रोल करने का, ठीक है। बस इतने से पर्सन भी ऐसे बनते हैं कि भैया कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करेगा कंट्रोल करने का काम? सीयू करेगा। नेक्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट यानी कि जो भी आपके मैथमेटिकल मैथमेटिकल या मैं कहूँ जी लॉजिकल, जो भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? वो सारे के सारे एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ भैया जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा लॉजिकल या मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि देखो आपने डाटा इनपुट करवा दिया, आपने डाटा दे दिया, डाटा पहले कहाँ पे जाएगा? सीयू के पास जाएगा। सीयू इस चीज़ को चेक करेगा भाई डाटा कहीं मैथमेटिकल या लॉजिकल तो नहीं है। अगर डाटा आपका मैथमेटिकल या लॉजिकल हुआ देन इस डाटा को किसके पास भेज देगी? एएलयू के पास भेज देगी। अगर डाटा मैथमेटिकल या लॉजिकल नहीं है तो सीयू डायरेक्ट डाटा को किसके पास भेजेगी? एमयू के पास भेजेगी प्रोसेस करके, ठीक है। प्रोसेस करने का काम तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं भाई। अभी एएलयू के पास डाटा आ गया, ये क्या करेगा भाई? एएलयू के पास हमारे पास डाटा आ गया है। अभी डाटा को जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर होने वाला है वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। जैसे कि देखो आपने लिखा, आपने प्रोसेस किया, आपने डाटा दिया 3+2 × 4, 3+2 × 4। हमारा ये जो डाटा है आपने इनपुट करवाया किसके पास जाएगा? सीयू के पास। सीयू ने चेक कर लिया डाटा कैसा? अभी मैथमेटिकल डाटा है, मैथमेटिकल है तो इसको क्या करेगा? इसको सोल्व करेगा। कौन? सॉरी, सीयू क्या करेगा? किसके पास भेज देगा? एएलयू के पास भेज देगा। एएलयू इसको क्या करेगा? अब चेक करेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगाने हैं एएलयू अपना काम कर देगा। एएलयू का काम होने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होगी, जो इन्फॉर्मेशन क्या बनेगी? 4 दूनी 8 और 8 3 11, यानी कि 11। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? एमयू के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब भी हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा एएलयू का। अभी एक चीज़ और है, अभी डाटा को हमने चेक कर लिया, हमने मीन्स सीयू ने चेक कर लिया डाटा कैसा है? डाटा भी मेरा मैथमेटिकल या लॉजिकल है।
अभी सीयू के पास डाटा चला गया है, ठीक है, इनपुट कहाँ पे चली गई, सीयू के पास। तो सीयू के द्वारा, प्रश्न को ढंग से सुनो, सीयू के द्वारा डाटा को चेक करने के बाद एएलयू के पास भेजना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेचिंग। क्या कहलाता है, फेचिंग कहलाता है। आएगा प्रश्न भाई, पक्का आएगा, देख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो इसको, इसको कहते हैं फेचिंग। यानी कि प्रश्न क्या बनेगा, मैं वर्बली बोल के बता देता हूं। जब डाटा हमने इंपुट करवाया, डाटा सीयू के द्वारा एएलयू के पास भेजना, डाटा सीयू के द्वारा एएलयू के पास भेजना क्या कहलाता है, फेचिंग कहलाता है। ओए समझे कि नहीं समझे, ये क्या है, फेचिंग है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। हाँ, जैसे देखो आपने फोन पे यूज किया है, आपने फोन पे यूज किया है, आपने पेटीएम भी यूज किया होगा, ठीक है। आपने जो भी मतलब यूपीआई, जो भी यूपीआई ऐप आप यूज करते हो, किसके लिए, मनी ट्रांजैक्शन के लिए। मनी ट्रांजैक्शन के लिए आप जो भी यूपीआई यूज करते हो, उसके अंदर देखो आप क्या होता है, आप सबसे पहले देखो, आप बैलेंस चेक करोगे अपना कि मेरे पास कितना बैलेंस है, बैलेंस है भी या नहीं, है ना। बैलेंस है ही नहीं और आप भेज रहे हो, तो बैलेंस को जब आप चेक करोगे, उसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे भाई चेक बैलेंस, जैसे चेक बैलेंस के बाद आपका कोड मांगेगा, आपने कोड इंटर करवा दिया, उसके बाद जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है क्या, फेचिंग। देखना आता है, उस चीज़ को नोटिस करना। सबने किया है ये काम, पैसे भेजने का और पैसे चेक करने का काम सबने किया है, बट उस चीज़ के ऊपर आप क्या नहीं करते, नोटिस नहीं करते हो यार, यही प्रॉब्लम है। आप उसको नोटिस करो, वहाँ पर लिखा आएगा फेचिंग। वो क्या कर रहा है, डाटा कैसा है, मेरा मैथमेटिकल डाटा है, कैलकुलेशन का काम होगा, तो सीयू के पास डाटा कहाँ जाएगा, एएलयू के पास जाएगा। इट मीन्स ये फेचिंग का काम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो ये अगर आपको समझ में आ गई है, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, अभी देखो जो मशीन, जो अपना कंप्यूटर है ना, जो अपनी ये मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये क्या करती है भाई, ये मशीन केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है। यहाँ पर एक पर्सन मेरे को याद आ गया, बता देता हूँ, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज को समझती है, अर्थात हम क्या करेंगे, समझो बात को। हालांकि जब मैं आपको सॉफ्टवेयर वगैरह करवाऊंगा तब भी इस बात को कराऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे करवा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बताया भाई देखो, जब हम डाटा को इनपुट करवाते हैं, हम क्या करेंगे, या तो अपनी वाली लैंग्वेज कोई सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, सी हैशटैग हो गई, है ना, स्केला हो गई, या जावा हो गई, या विजुअल बेसिक हो गई, या फिर पाइथन हो गई, फोर्ट्रान हो गई, है ना, और भी जैसे जो भी है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास लैंग्वेज हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। हाँ, इन हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेंगे हम लोग, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। अरे क्यों करेंगे भाई, क्योंकि है ना हमारी जो कंप्यूटर है, जो मशीन है ना, वो हाँ ठीक है, नौकरी लगना, दीवान सर कह रहे हैं कि नौकरी लगना, इसलिए कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, करना पड़ेगा भाई। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है यार, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर है ये किस लैंग्वेज को समझती है, केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है। और ये मशीन है लैंग्वेज, ये कैसी लैंग्वेज है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये कैसी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। ओ समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज को, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो डिवाइस होते हैं, एक तो होता है कंपाइलर, कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ सारा डाटा क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप डाटा को क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप डाटा को कन्वर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को याद आ गया, हो सकता है कभी फिर भूल जाऊं, न हो जाए, तो इसको करवाना जरूरी था यार, ठीक है। चलें आगे, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, तो चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो हम बात करेंगे एमयू की। एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट। इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है, कहीं इसके अंदर घुसेड़ दो। अगर नोट्स बना रहे हो तो कहीं नोट डाउन करके लिख लो भाई।
एक मिनट वेट करो भाई, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। गुरुजी एक छोटा सा काम करियो, इसको थोड़ा गीला करके दे दो। नेक्स्ट है एमयू, हमने कहा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट तो एलयू से और सीयू से बस इतना ही पर्सन आपका बनता है, इतनी ही बात आपको जाननी जरूरी है। हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की, दैट इज एमयू की। इसको फुल डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, आप कोई भी एग्जाम दे लो, अगर 10% कंप्यूटर के आ रहे हैं ना, तो 10 में से 3 से 4 पर्सन वो यहीं से पूछ लेता है। मैंने बता 3 से 4 पर्सन वो केवल और केवल इस टॉपिक से पूछ लेता है। अगर आपके 5 नंबर आएंगे ना, तो 5 नंबर में से 2 नंबर यहाँ से आने वाले हैं इस मेमोरी यूनिट से, इसलिए ये ज़रूरी है। इसको फुल डिटेल में करेंगे भाई। चलो एक बार मैं साफ कर देता हूँ सारा डाटा, कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो इसको। अगला हेडिंग डाल लो मेमोरी यूनिट, एमयू। और मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिकॉज ऑफ दैट यूनिट्स ऑफ मेमोरी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, देन एक नंबर ये समझो आपका कंप्लीट है, पक्का है भाई, एक नंबर 100% एक नंबर पक्का है आपका। ये छोटा सा 5-7 मिनट का टॉपिक है, अगर इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया, रट लिया ना, सच बता रहा हूँ आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ पर तो एक एक नंबर की ही मारा मारी है। हाँ जी, समझे कि नहीं समझे, एक एक नंबर के लिए मारा मारी है। ठीक है, देखो भाई, चलो हेडिंग डाल लो मेमोरी यूनिट। ये तो एम नहीं है भाई, ये तो कुछ और ही बन गया। मेमोरी यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अभी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर बात करो, देखो मैं बात करता हूँ यूनिट की, इकाई क्या होती है भाई। आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, देन उसकी क्वांटिटी को आप किस चीज़ में मेजर करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसकी क्वांटिटी को आप किस चीज़ के अंदर, किस यूनिट में, किस इकाई में मेजर करने वाले हो। आप एक मान के चलो, आप लेने गए शुगर, ठीक है, आप शुगर खरीदने गए, क्या कहोगे जी, 1 लीटर शुगर दे दो, अरे नहीं, 1 केजी, क्या कहो, 1 केजी, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो ये जो केजी है ये क्या है, ये केजी है यूनिट किसकी, हाँ जी किसकी है, किसी भी वेट को मेजर करने के लिए, समझ रहे हो बात को। इसके बाद जैसे मैं अगर बात करता हूँ, आपने कोई फोर्स को मेजर करना है, फोर्स इट मीन्स किस में मापोगे, न्यूटन के अंदर मापोगे। आप यदि एनर्जी को मेजर करना चाहते हो, एनर्जी को किस में मेजर करोगे भाई, जूल के अंदर, है ना, जूल के अंदर मेजर करोगे। आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करोगे, एम्पियर के अंदर। ये क्या है, एम्पियर वगैरह, न्यूटन वगैरह, केजी वगैरह, ये सब डिस्टेंस मापना है आपको। किस में मापोगे भाई, डिस्टेंस को मीटर में मापोगे, किलोमीटर में मापोगे, है ना। अरे समझे कि नहीं समझे यार, सीधी बात। इसी प्रकार मैं आपको चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरी मेमोरी है, जो मेरे कंप्यूटर की मस्तिष्क मेमोरी है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट यूनिट, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ ले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, तो बिट होती है। बिट से छोटा कुछ नहीं होता। बिट मतलब बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसके बाद देखो भाई, एक चार्ट बनाऊंगा, आप इस चार्ट को अच्छे से रट लेना। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है, यहीं पर इसको क्लियर करेंगे। इसको देखो, इधर समझा देता हूँ। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, हमारे पास 8 बिट इक्वल टू क्या है, 1 बाइट है। डिवाइड बोथ साइड बाई 2,
2 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 4 पे गया, यानी कि यहाँ से मिला मेरे को 4 बिट, बराबर किसके है, हाफ बाइट के। ये बात समझी। पर्सन उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि 1 निबल किसके बराबर होगा, ऑप्शन में क्या था मेरे पास 4 बिट। अभी कैसे, क्योंकि 4 बिट किसके बराबर है, 1 निबल के, तो 4 बिट इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 4 बिट के इक्वल मैंने लिख दिया क्या, 1 निबल। ठीक है, 1 निबल लिख दिया। हाँ, पर्सन इसका पूछा था 1 निबल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तीनों चीजें अगर बराबर हैं तो 1 निबल मैं कह सकता हूं किसके बराबर है, हाफ बाइट के, या मैं कह सकता हूं हाफ बाइट इज इक्वल टू 1 निबल। क्या आप इस बात को क्लियर कर चुके हो? अरे बताओ मेरे को, इट इज क्लियर टू यू? यस, आपको ये बात क्लियर है। इसके बाद देखो 1 बाइट हो गया, 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर किसके हो जाएगा, 1 KB के। और KB की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, किलो बाइट। ओके, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, दैट इज किलो बाइट। इसी प्रकार आप लिखोगे 1024 KB, बस उसको इधर उठा के लगाओ और 1024 लिखते चलो। 1 KB इक्वल टू 1 MB, दैट इज मेगाबाइट। वन 1024 MB बराबर है 1 GB, दैट इज गीगाबाइट। 1024 GB इक्वल टू 1 TB, इट मीन्स टेराबाइट। दिख रहा ना नीचे तक? हाँ, एक तो दिख ही जाएगा। 1024 TB इक्वल टू 1 PB, PB मीन्स पेटाबाइट। ठीक है, इधर आ जाओ। 1024 PB मतलब PB आया था, अब PB को मतलब इधर उठा के ले आई। 1 PB बराबर है 1024 PB बराबर है 1 EB, EB मीन्स एक्जाबाइट। इसको इधर बुलाओ, 1024 EB, 1024 एक्जाबाइट इक्वल टू 1 ZB, ZB मीन्स जेटाबाइट। and 1024 ZB equal to 1 YB, YB means योटाबाइट। अभी एक बात को समझो, ये सारा का सारा क्रम आगे भी होता है, बट अपने को अपना काम यहाँ तक चल जाएगा, अपना काम यहाँ तक चल जाएगा, इसीलिए कोई ज़्यादा फालतू चीज़ें कराने का मेरा मकसद नहीं है। समझ रहे बात को? देखो भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताया मेमोरी की बिट होती है, बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। मैंने बताया, आई रिपीट अगेन, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, KB इक्वल टू MB, MB GB, GB TB, TB PB, PB EB, EB ZB और ZB YB। इस प्रकार से आपको ये सारी यूनिट याद करनी है। अभी पर्सन 2 बनते हैं। पर्सन सबसे पहला क्या बनेगा, बी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। हाँ जी, मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी? अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, देन क्या हो जाएगी आपकी, TB हो जाएगी भाई, TB। टेराबाइट क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, TB होती है। ठीक है, समझना बात को। अभी अरे आर्ग्यूमेंट मत करो, मेरे को पता है YB सबसे बड़ी हो गई इस प्रकार से, लेकिन नहीं, तुमसे अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, तो TB होती है भाई। लेकिन अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई निम्नलिखित में से क्या कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, देन इट डिपेंड्स ऑन यूर ऑप्शंस। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन उसने क्या दे रखे हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर ऑप्शन में देखो उसने ये 3 है और एक इनमें से है, तो कौन हो जाएगी, YB हो जाएगी। अगर मेरे पास ऑप्शन में 2 ये हैं, 2 यहाँ से हैं, तो ZB हो जाएगी। अगर मेरे पास ऑप्शन में ये वाले 3 4 ऊपर वाले शुरू वाले 4 हैं ऑप्शन में, तो MB बड़ी हो जाएगी। अगर ये वाले 4 हैं तो PB बड़ी हो जाएगी।
समझ रहे हो ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन उसने दे रखे हैं, लेकिन डायरेक्टली पूछ ले तो क्या हो जाएगा, टिब्बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा चार्ट आप एक बार कर लो, नोट डाउन करो। फिर इसके अंदर थोड़ी सी बात और बतानी है मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे। कर दूं इसको रफ एक बार में, चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद देखो एक चीज़ और समझना है, यानी कि 1 KB के कहाँ गया पे मेरा, ये रहा 1 KB की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, तो 1 KB बराबर है 1024 बाइट। यहाँ पर मैं नियर अबाउट इसको क्या कह सकता हूँ कि ये 1000 है, तो 1 KB इक्वल टू आप कह सकते हो 10⁻3। ठीक है, नियर अबाउट 10⁻3। 1 MB इक्वल टू, अभी देखो 1024 तो ये और 1024 के इसके अंदर हैं, तो यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 टोटल कितने हो गए 6, यानी कि 10⁻6। नियर अबाउट, इट इज नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्टली। अरे समझो बात को यार, 1000 तो ये हैं इसके अंदर, 24 को इग्नोर करो, 1000 KB वाले कितने हो गए 10⁻6। इसी प्रकार GB में कितना बन जाएगा 1 GB आप कह सकते हो 10⁻9। ठीक है, 6 इस वाले और 3 ये, इसमें कितना हो जाएगा फिर बोलो, 9 इस वाले और ये कितने 3 इसके, तो 10⁻12। ये डाटा आपने क्या करना है, याद करना है इतना सा। ठीक है, अलग से नोट डाउन करो इसको। ओके, मैंने आपको बता दिया 1 KB बराबर है 10⁻3 कह सकते हैं, 1 MB बराबर है 10⁻6, 1 GB 10⁻9 एंड 1 TB 10⁻12 होता है। इसी प्रकार आपसे अगर पूछे 1 मिलियन बाइट कितना होता है, तो 1 KB के बराबर होगा, 1 KB के बराबर। अगर आपसे पूछे 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन आना इस पे, 1 बिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट बराबर किसके बराबर होगा, 1 MB के बराबर होगा। और 1 ट्रिलियन बाइट इक्वल टू 1 TB। ठीक है, एक सेकंड यार, ये होने वाला है GB हो जाएगा उसमें 1024 10⁻6 ओके, MB GB TB, हाँ KB नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा MB GB एंड TB, MB GB एंड TB। ठीक है, हाँ, क्योंकि मिलियन में कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन बाइट इक्वल टू 1 MB, 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB, 1 ट्रिलियन बाइट इक्वल टू 1 TB। बात वही है, समझ रहे हो बात को, बात वही है, चाहे इस प्रकार से लिख लो चाहे इस प्रकार से लिख लो, क्योंकि वो कई बार क्या करेगा 1 बिलियन बाइट पूछेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी B क्या मतलब बिलियन, बाइट मतलब 1 GB। अभी T से टेराबाइट नहीं बनेगा, T से बनेगा ट्रिलियन बाइट, और यहाँ पे बनेगा टेराबाइट, 1 टेराबाइट। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे 1 मिलियन है और इस M का मतलब है मेगाबाइट। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं टेक्निकल, थोड़ा सा नॉर्मल। आपको अगर इस चार्ट को अगर याद कर लोगे पक्का है 1 नंबर यहाँ से आपका। ओके भाई, चले आगे। इसके बाद देखो हम करेंगे मेमोरी के बारे में। अभी मेरे को बताओ भाई, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। आप क्या कहोगे कि डेफिनेशन क्या होगी, मेमोरी की क्या डेफिनेशन होती है, मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं, जस्ट वेट ए मिनट, एक बार इसको साफ कर लेते फिर बताऊंगा। हाँ भाई, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मेरे पास वह चीज़ है, मतलब कि डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले और डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। मैंने बताया भी, आपने डाटा प्रोवाइड करवा दिया, क्या होगा उसके ऊपर काम, प्रोसेस का काम होगा। उसके बाद क्या होगा,
इन्फो मिल जाएगी। अच्छा जी ठीक है। मैंने कहा डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले, जब आप डाटा इंटर कर रहे हो, जब डाटा इंसर्ट कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, तब उस दौरान डाटा को इंसर्ट करवाने से पहले और डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले और प्रोसेस करवाने के बाद कहाँ पर सेव किया जाएगा? MU के अंदर सेव किया जाएगा, दैट इज मेमोरी यूनिट में सेव किया जाएगा। समझ रहे बात को? ये डेफिनेशन बनेगी कि भी डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले और डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद कहाँ पर सेव किया जाता है? मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। इसके बाद देखो, अगर तुमसे पूछ ले भी मेमोरी कितने प्रकार की होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मेमोरी कितने प्रकार की होगी, तो मेरे पास मेमोरी गाइस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। वी हैव 2 टाइप ऑफ मेमोरी, मेरे पास 2 प्रकार की। जैसे प्रिंटर 2 प्रकार का, वैसे ही मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्रकार प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? मैन मेमोरी। मैन मेमोरी, यानी कि तीसरा नाम हम कह सकते हैं जी, इसी का तीसरा नाम है बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद करने होंगे, प्राइमरी मेमोरी, मैन मेमोरी एंड सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के भी 3 नाम आपको याद करने होंगे। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसके बाद है बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, ये 3 नाम आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि प्रश्न देखो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रश्न आए हुए हैं, मैं बार बार उन प्रश्न को रिपीट नहीं करना चाहता कि भाई यहाँ से ये प्रश्न आया, यहाँ से ये प्रश्न आया। बस मेरा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। ये बैच आपने ले रखा है तो इसका मतलब यही है, थोड़े से समय के अंदर आपका बढ़िया से बढ़िया डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, ज़्यादा बात इसलिए भी मैं बात भी नहीं करता ज़्यादा, और ज़्यादा आपको कोई मैं ये भी नहीं बताता ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न, जो प्रश्न आया है वो आपको पता है यार। ठीक है, सीधी बात है। प्राइमरी मेमोरी, मैन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी मेमोरी की, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। ओके, देखो ये कहता है कि डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले, सुनो बात को, डाटा को लिख लेना, डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले अस्थायी रूप से, टेम्पोरेरी रूप से, नॉन परमानेंटली प्राइमरी मेमोरी में सेव किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, मैंने कहा यार डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले, डाटा अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, डाटा केवल और केवल इंसर्ट हुआ है, इंटर किया है। डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से सेव किया जाता है। दैट्स व्हाई प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज टेम्पोरेरी मेमोरी। टेम्पोरेरी मेमोरी, इसी को हम क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी मेमोरी, या कहोगे जी अस्थायी मेमोरी। ठीक है, ये कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। समझे बात को? यस, समझे जी। इसके बाद देखो, प्राइमरी मेमोरी को मैं फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 3 पार्ट कौन कौन से? देखो, सबसे पहले मेरे पास आती है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, यहां पर है कैश मेमोरी, और मेरे पास हो जाएगी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये 3 प्रकार की कैटेगरीज के अंदर मैंने प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड कर दिया गाइज, वोलाटाइल, कैश एंड नॉन वोलाटाइल। अगर मैं बात करता हूं वोलाटाइल मेमोरी की, तो वोलाटाइल मेमोरी कैसी मेमोरी है? सबसे पहली बात तो ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का।
दूसरी बात, यह कैसी है, यह टेम्पोरेरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। हाँ जी, कैसी मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। तीसरी बात, वोलाटाइल मेमोरी, देखो जो करंट में आपका डाटा है, करंट में जो डाटा आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, वो कहां पर सेव होगा, वो कहां पर होता है, वो डाटा कहां पर स्टोर होता है, वोलाटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। यानी कि करंट में, प्रेजेंट में जब आप काम कर रहे हो, यानी कि आपके प्रोसेसर को, यार समझना, प्रोसेसर को जब करंटली जब डाटा कहीं से उठाना होगा तो वो कहां से उठाएगा, वो वोलाटाइल मेमोरी से उठाता है। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, टेम्पोरेरी मेमोरीज को कहते हैं। आप मान के चलो कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप जैसे एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो, आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बना दी, आप दूसरी बनाने लगे, अभी तक पहले वाले को आपने सेव नहीं किया है, Ctrl+S करके प्रोसेस करवा के उसको सेकेंडरी मेमोरी में नहीं भेजा है, तो इसका मतलब जो आपने पहले वाली डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसके अंदर जो भी आपने डाटा इंसर्ट करवाया है वो कहाँ पर स्टोर है भैया, वो कहाँ पर है, आपका वोलाटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर है। समझ रहे बात को, वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। करंटली आपने जो डाटा यूज किया वो कहाँ पे, वोलाटाइल मेमोरी में। अभी देखो, अभी आपने क्या किया, एक सीट बना ली, अभी चले गए दूसरी सीट के ऊपर, ठीक है, आप दूसरी सीट के ऊपर काम करने लग गए, तो वो जो पहली सीट वाला डाटा था वो कहाँ पर चला जाएगा, वो कैश मेमोरी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, कैश मेमोरी में। समझना बात को, आपने एक सीट बना ली, कंप्लीट कर दिया, बट उसको आपने Ctrl+S करके सेव नहीं किया है, इसका मतलब आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उसके अंदर और काम करना चाहते हो, डाटा कहाँ पे चला गया, वो कैश में चला गया। दूसरी सीट पे काम कर रहे हो, तो जो दूसरी सीट वाला डाटा है ना वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। यानी कि करंटली जो आप डाटा यूज कर रहे होते हो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होगा। इसका मतलब ये डाटा कैसा है, टेम्पोरेरी डाटा है अभी तक, समझ रहे हो, ये डाटा टेम्पोरेरी है, ये मेमोरी जो है टेम्पोरेरी है यार। इसके बाद देखो, ये थी आपकी डेफिनेशन किसकी, वोलाटाइल मेमोरी की। अभी बताऊंगा, कैसे भी बताऊंगा मैं, सेकंड इसका जिक्र करेंगे, थोड़ा सा रुको एक बार। वोलाटाइल मेमोरी में मेरे पास एग्जांपल आता है रैम का, क्या हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी फिर मेरे पास दो प्रकार की होगी, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस मीन्स स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी मीन्स डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी मीन्स डायनामिक, दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, नहीं दिख रहा यार, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ डी, डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी आपसे केवल और केवल फुल फॉर्म पूछ सकता है, एस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, बाकी इनसे नहीं पूछेगा। पार्ट किसका है, पार्ट है रैम का, रैम का मतलब वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मैन, मैन मीन्स सेमीकंडक्टर मेमोरी, या क्या कहेंगे, टेम्पोरेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, नॉन परमानेंट मेमोरी, सारे के सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई है। इसके बाद देखो, मैंने कहा जो आपने पहले सीट का डाटा था वो कहाँ पे चला गया, कैश के अंदर। अभी आपने दूसरी सीट के अंदर आधा डाटा आपने इंसर्ट करवा दिया है, लेकिन आपको लगा कि यार जो पहले वाली सीट थी उसमें से कोई ना कोई मेरे को मिसिंग चीज़ लग रही है, यानी कि उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, फिर से आप पहले सीट पे, पहले डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो, है ना। तो यानी कि तुरंत बिल्कुल एक झटके के साथ आप उस चीज को एक्सेस कर लोगे, पहले वाली सीट को। कैसे, क्योंकि वो डाटा कहाँ पे चला गया था, कैश मेमोरी के अंदर। इसीलिए कैश मेमोरी के कंटेक्स्ट में एक बात कही जाती है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये क्या होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। अभी आपने जो डाटा पहले वाले सीट का था इसमें चला गया, जैसे ही आप उसको एक्सेस करना चाहोगे, इजिली आप तुरंत बिल्कुल विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। ये यही काम है। एक प्रकार से इस चीज़ को समझो यार, देखो जैसे ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल, ये आपकी चेयर है, ये आपकी चेयर है, ये आप बैठे हो यहाँ पर मुस्कुरा रहे हो, टांगे नीचे हैं आपकी, ठीक है, हाथ ऊपर हैं। ये आप क्या कर रहे हो, अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो, कलरक बाबूजी बन के या पटवारी बन के या ग्राम सचिव या पुलिस एसआई वगैरह, जो भी आपकी इच्छा है भगवान पूरी करे यार, ठीक है। आप अपने टेबल के ऊपर हो, नीचे टेबल के अंदर क्या होगा, नीचे यहाँ पे है आपकी ड्रॉवर,
ये क्या है, ड्रॉवर। और थोड़ी सी दूर आपकी क्या रखी है, थोड़ी सी दूर आपकी अलमायरा रखा है। अलमायरा के अंदर भी क्या है, सारे सारे डॉक्यूमेंट है। अलमायरा में क्या है, आपके डॉक्यूमेंट है। आपके बॉस का फ़ोन आया हुआ कि भैया ऐसा ऐसा है, फला फला नंबर की फाइल है, उसके अंदर जल्दी से मेरे को जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, तुरंत मेरे को बता दो। अच्छा, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको कहाँ पर चेक करोगे, बताओ मेरे को। सबसे पहले आप उस फाइल को कहाँ पर चेक करोगे, अपनी यहाँ पे ड्रॉवर में चेक करोगे ना, क्योंकि आपकी उठने की हिम्मत है नहीं, है ना। एक बार चेयर पे बैठ गए फिर उठने की हिम्मत नहीं है। आप क्या करोगे, इस ड्रॉवर के अंदर चेक करोगे। आपने देखा ड्रॉवर के अंदर फाइल है, हाँ है, इसका मतलब तुरंत लिया आप, तुरंत 1 सेकंड में, या फिर मतलब सेकंड तो नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है यार कि आपने इजीली उस फाइल को एक्सेस कर लिया। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब ये जो आपका ड्रॉवर है, ये क्या है, ये कैश मेमोरी है। जब भी कंप्यूटर से कोई कमांड, जब भी आप कोई कमांड उसको देते हो, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका सीपीयू, आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को किस में खोज करेगा, कैश के अंदर खोज करने की कोशिश करेगा। अगर कैश में डाटा नहीं है, मान के चलो, फिर वो कहाँ पे जाएगा, फिर वो रैम के पास चला जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ये होता है कैश का काम। फिर वो चला जाएगा रैम के पास, यानी कि ये है आपकी रैम। ठीक है, ये आपकी यहाँ रैम है, और थोड़ी सी दूर, रैम से भी थोड़ी सी दूर क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी बैठी है। रैम तक तो उठ के आप चले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे डाटा नहीं मिला, यहाँ पे चले जाओगे, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपके गोड्डे टूट जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा जी कड़ा आ जाएगा, गोड्डा में आ जाएगा। इसका मतलब यार आप क्या करोगे, फिर पीएन को भेजोगे, पीएन को भेजोगे कि भाई वहाँ से एक फाइल लेके आ मेरे पास। इसका मतलब भाई यही है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, वो थोड़ी सी दूर है। वहाँ तक जाने में क्या लगेगा आपको, और भी टाइम लगेगा। कई बार जब आप कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते हो, जब उसके अंदर टाइम लगता है, नमस्ते मैडम जी, जब उसके अंदर टाइम लगता है ना, तो वो कहाँ से लाई जाती है, वो सेकेंडरी मेमोरी से लाई जाती है, वो पीएन के द्वारा मंगवाई जाती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हो भाई। तो कैश मेमोरी हो जाएगी, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर परसेंट बस इतना ही बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ गाइस नॉन वोलाटाइल मेमोरी की, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। भाई देखो, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नाम से क्या पता चला, नॉन वोलाटाइल। भाई इसका मतलब ये है, ये एक प्रकार की प्राइमरी परमानेंट मेमोरी है। कैसी है, परमानेंट मेमोरी है, बताऊंगा मैं। परमानेंट मेमोरी है, इवन दाउ इट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अरे मैंने कहा यार ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। हाँ है, ये चार्ट मैंने बनाया, दिख रहा है मेरे को, बट प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होते हुए भी इट इज परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है। यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने शुरू में बताया प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, टेम्पोरेरी मेमोरी होती है। ठीक है, टेम्पोरेरी मेमोरी होती है, हाँ जी टेम्पोरेरी मेमोरी है। और टेम्पोरेरी मेमोरी होने के बावजूद नॉन वोलाटाइल मेमोरी परमानेंट कैसे हो गई। ठीक है, इसका आंसर भी मैं दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखो, नॉन वोलाटाइल मेमोरी की अगर मैं बात करता हूं, इसके संदर्भ में एक बात और लिखो आप, कि वोलाटाइल मेमोरी में डाटा आपका तब तक सेव रहता है जब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रखी है, जब तक आपका स्विच ऑन है तब तक डाटा इसके अंदर सेव रहता है। जैसे ही आपने कट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया, यार आपका ये सारा का सारा डाटा, जो भी आपने पहली फाइल दूसरी फाइल बनाई थी, जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर किया था, वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, यहाँ से मिट जाएगा। समझ रहे हो बात को। यानी कि इसके अंदर डाटा इरेज हो जाता है जब भी आप पावर कट कर देते हो। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोल दिया, एक टेम्पोरेरी मेमोरी बोल दिया। ये टेम्पोरेरी मेमोरी है। और ऐसा ही काम किसका है, अभी कैश का काम है। कैश में से भी डाटा क्या हो जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यार गाइज नॉन वोलाटाइल की, भाई नॉन वोलाटाइल में क्या होगा, डाटा आपने जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर है, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो चाहे मत करो, चाहे आप कंप्यूटर को बंद करो ऑन करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाटा आपका कहीं नहीं जाने वाला, डाटा इसके अंदर परमानेंट रहता है। ठीक है, डाटा इसमें स्टोर रहता है। वो क्यों रहता है मैं बताऊंगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, रोम है। अभी नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। हम डाटा को केवल रीड कर सकते हैं,
डाटा को इसके अंदर राइट वगैरह इरेज वगैरह नहीं कर सकते। हालांकि आजकल हमारे पास इरेजेबल रोम आ रही हैं, वो बात अलग है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत के अंदर हमने कौन सी बनाई थी, रोम बनाई थी, रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल रीड कर सकते हैं जी, इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होने के बावजूद भी इसको हमने क्या कह दिया, परमानेंट मेमोरी है। अभी बात को समझो, जब आप अपना पीसी का आपकी पीसी की क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। जब आपका पीसी, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर जो भी आप बनाया जा रहा है जिस भी कंपनी के द्वारा, है ना, जब बनाया जा रहा होता है तब उसके अंदर कुछ निर्देश, कुछ इंस्ट्रक्शंस, बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाले जाते हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को, पीसी को ऑन करोगे, इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नज़र आएंगे भाई, जैसे किस कंपनी का है, कब बनाया गया था, क्या क्या इसका प्रोसेसर है, वगैरह वगैरह, सारी की सारी, मतलब सारी तो नहीं होंगी, बस मोस्टली 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो वे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती हैं भैया, वे रोम के अंदर डाली जाती हैं। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी शुरुआती दिशा निर्देश डाले जाते हैं वो किस में स्टोर किए जाते हैं, रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज परमानेंट मेमोरी, क्योंकि ये डाटा कभी डिलीट नहीं होता। आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो, है ना, आप उसको फिर क्या करो, कुछ भी मान के चलो, बंद करो, ऑफ करो, ऑन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डाटा डिलीट नहीं होगा, ये जो के तो बना रहेगा डाटा। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि भैया आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो डाटा इसके अंदर आपने डाल दिया, जो डाटा आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रेमवेयर। हरियाणा पुलिस का पेपर था पीछे, अगर आपने ऑफलाइन क्लास मेरी देखी है तो उसके अंदर भी एज इट इज मैंने करवाया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो डाटा, जो शुरुआती दिशा निर्देश रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं, कंप्यूटर में डाले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फ्रेमवेयर। ठीक है भाई, उनको कहते हैं फ्रेमवेयर। एज इट इज छपा, जो लैंग्वेज में बता रहा हूं ना उसी लैंग्वेज से पर्सन छपा था, फ्रेमवेयर कहते हैं, ध्यान दे लो इसको। ठीक है, तो ये क्या थी अपनी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ये क्या थी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसी के बाद देखो हम क्या देखेंगे, इसके बाद बचती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, एक चीज और है, रोम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे भाई। रोम को लास्ट में मैंने रैम करवा दी, कैश करवा दी और रोम थोड़ा सा बता दिया, लेकिन बचता है रोम के बारे में भी थोड़ा सा, इसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उससे पहले मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्लीट करवाऊंगा अगले लेक्चर में। आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ यार, प्लीज़ आप शेयर कर दो अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, अपने यार दोस्तों को बताओ कि ऐसे ऐसे कोर्स चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अपनी तैयारी को मजबूत रखो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।